सतनाम जोहार जय भीम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश चंद्र सतनामी। आज हमारे साथ खास मेहमान श्यामलाल भार्गव साहब जुड़ गए हैं और जैसा कि आप सब लोगों को दर्शकों को मालूम है कि हम संविधान के एपिसोड चला रहे हैं, श्रृंखला चला रहे हैं। उस पर आज हमारी जो अगली कड़ी है आर्टिकल 12, जिसमें मौलिक अधिकार के संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे आज के हमारे मेहमानों के साथ में। तो मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले संविधान की जो विभिन्न अनुच्छेद है, अनुसूची है, उस पर हम बारी-बारी से विषय को लेकर चुन करके हम चर्चा करेंगे हमारे अनुभवी वक्ताओं के साथ में। तो श्यामलाल भार्गव जी के साथ में आर्टिकल 12 में जिसमें जो मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम आज बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं श्यामलाल भार्गव जी का स्वागत करते हुए आज की इस परिचर्चा को उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ, ताकि वो विस्तार से आज के इस परिचर्चा पर बात रख सकें, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेहमान आज जुड़ने वाले थे और नेटवर्क के कारण वो जुड़ नहीं पाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज की इस परिचर्चा को श्यामलाल भार्गव साहब जब तक हमारे मेहमान जुड़ते हैं, तब तक अपनी बात रखें। श्यामलाल भार्गव साहब, जय भीम। जय हिंद सर। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जो ओनर हैं आदरणीय मेघराज सिंह साहब जी, आज के इस प्रोग्राम के एंकर सम्माननीय जगदीश गुरे साहब और वॉइस ऑफ चैनल मानवता चैनल के दर्शक सभी सम्माननीय मित्र साथियों, माताओं बहनों, आप सभी को आज के संविधान परिचर्चा के संबंध में आप इकट्ठा हुए हैं। आप सभी को जय संविधान और जय भीम। सम्माननीय साथियों, किसी विषय को अगर समझना है तो सबसे पहले उस विषय की बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड जैसे ही हम जानते हैं तो आगे की जो बात जो हम बताना चाहते हैं वो बहुत आसानी से वो समझ में आने लगता है। तो आज का जो आर्टिकल 12, भारतीय संविधान का आर्टिकल 12, ये मौलिक अधिकार से संबंधित विषय है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार का कुछ इतिहास है, उस इतिहास को हम समझने की कोशिश करते हैं। मौलिक अधिकार की शुरुआत 1212 में इंग्लैंड में हुआ। इसलिए इंग्लैंड को आधुनिक संविधान के जनक भी कहा जाता है। 1212 में या उसके पहले पूरे विश्व में लगभग राजशाही शासन चलता था और राजशाही शासन में जनता का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहता था। राजा एकाधिकारी होता था, जो मन में आए वो कानून बना देता था, जो मन में आए कर लगा देता था, जो मन में आए दंड प्रक्रिया के तहत लोगों को दंड दे देता था। ऐसी विषम व्यवस्थाएं थी। तो 1212 में इंग्लैंड में वहां के जो राजा था किंग जॉन, वो बहुत बड़ा भयंकर क्रूर शासक हुआ। वो वहां के जमींदार, जागीरदार और वहां के जो पादरी, जो सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे, या बैरन समाज जो हुआ करते थे, उनके साथ भी अन्याय अत्याचार शुरू किया। अन्याय अत्याचार इतना ज्यादा था कि वो सहन से बाहर था। तो ये जो वहां के जो जागीरदार, जमींदार और बैरन समुदाय के जो लोग थे, इन लोगों ने राजा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा सन 1212 में, और ये आंदोलन लगातार चलते रहा और लगातार चलते चलते 4 साल तक ये आंदोलन चला। और 1216 में, सन 1216 में
वहां के जो बैरन समुदाय के लोग थे या आंदोलनकारी लोग थे, उनको जीत हासिल हुआ। राजा के खिलाफ उन्होंने विजय हासिल किया, और जब विजय हासिल किया तो राजा के जो निरंकुश अधिकार था उस पर उन्होंने एक अधिकार पत्र बनवाया। उसके निरंकुशता को खत्म करने के लिए कुछ 12 आर्टिकल शुरुआत में बनाया गया, और 12 आर्टिकल में कहा गया कि गुलामी किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। पहला उनका आर्टिकल था, जबरदस्ती किसी के ऊपर में कर ना लगाया जाए, एक समिति बनेगा और वो समिति डिसाइड करेगा कि कितना कर लगेगा। आईपीसी के तहत जो धाराएं, उस समय तो आईपीसी बना नहीं था, लेकिन जो दंडात्मक प्रक्रिया था उसके तहत कहा गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो नेचुरल नियम है उसके तहत ही किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए, बगैर गलती के किसी को दंड न दिया जाए। तो इस किस्म से वहां पर एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का 1216 में शुरुआत हुआ। जब ये शुरुआत हुआ तो इसको कहा गया ये महान अधिकार पत्र। इसी को कहा जाता है महान अधिकार पत्र। फिर जब वो वहां लोगों को महान अधिकार पत्र मिला, लोगों को फैसला में शामिल होने का मौका मिला, खेती किसानी वहां का तंदुरुस्त हुआ, बढ़िया हुआ, जो उत्पादन था वो अतिशेष हो गया। जब उत्पादन अतिशेष हुआ, बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ, तो उसका फिर व्यापार चालू हुआ। व्यापार चालू हुआ तो वहां से उद्योग धंधा चालू हो गया। जैसे जैसे आर्थिक उन्नति उनमें होते गया, वो उद्योग धंधा और तरह तरह के व्यवसाय करने लगे। तो इस किस्म से वो देश जो है आर्थिक क्षेत्र में बहुत मजबूत हुआ। जब आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हुआ तो उन्होंने अन्य देशों में भी वहां से फैलना शुरू किया। उनका सोच ये था, उनका मानना ये था कि हम ये जो व्यवस्था है, जो समतावादी व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, हम पूरे देश को देना चाहते हैं। हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ कहा जाता है, मैं उनको बिल्कुल कंडम करता हूं, लेकिन अंग्रेज एक प्रकार के संतप्त व्यक्ति के लोग थे। उन्होंने वहां से दूसरे देशों में फैलना शुरू किया, और जहां जहां वो लोग गए वहां वहां पर धीरे धीरे करके लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को लागू करना शुरू किया। भारत के अंतर्गत, भारत में भी जब वो लोग आए तो 1773 से लेकर के उनका जो इतिहास है 1935 तक का आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे झिका झिका करके लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को लाना भारत के अंदर भी शुरू कर दिए थे, जिससे भारत को बहुत फायदा हुआ। लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, लोगों के लिए आईपीसी बना, दंड व्यवस्था बना, जिसमें समानता के आधार पर सबको एक नजर में देख करके दंड दिया जाता था। जो गलत किया है उसको दंड मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति क्यों ना हो। तो इस किस्म से महान अधिकार पत्र जो है पूरे देश में लागू हुआ, और जो फंडामेंटल राइट है उसको आज हम लोग महान अधिकार पत्र के रूप में जानते हैं। ये तो इतिहास हुआ। अब आते हैं राज्य। राज्य की परिभाषा इसमें दिया गया है। पहला आर्टिकल होता है मौलिक अधिकार का, राज्य और उनके परिभाषा। तो राज्य के परिभाषा में राज्य उसे कहा जाएगा जो सरकार के कंट्रोल में है, चाहे वो संसद भवन हो, संसद हो, चाहे राज्यों के विधानसभा हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे अन्य और जो छोटे छोटे जो संस्थाएं हैं जिसका कंट्रोल सरकार करता है, वो सारे के सारे जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये बात बहुत जानना जरूरी है। जो लोग आईपीएल लगाना चाहते हैं, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ में रीट लगाना चाहते हैं, उन लोगों को ये जानना जरूरी है कि राज्य के खिलाफ हम अगर कोई भी रीट लगा रहे हैं तो राज्य में क्या क्या चीजें आती है। ये पहली बात, तभी वो जाकर के रीट लगा पाएंगे। जो राज्य के अंतर्गत जितने भी चीजें हैं,
जो राज्य के कंट्रोल में आता है, जो राज्य की तरह काम करता है, जिसको राज्य पैसा देता है, सरकार पैसा देता है, वो सारे के सारे संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आते हैं। इस पर बहुत सारे रीड भी लगाया गया, रीड को भी आप देखेंगे धीरे धीरे करके तो बातें और क्लियर होते जाएगा जी। तो इसकी टर्म से आर्टिकल 12 मौलिक अधिकार का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसको गंभीरता पूर्वक हमारे लोगों को जानना और समझना चाहिए। इसके बाद में आर्टिकल 13 आता है। आर्टिकल 13 हमारे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करने वाले महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसी आर्टिकल से मौलिक अधिकारों का सुरक्षा होता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। मौलिक अधिकार को यहां पर डिफाइन किया। हेलो, भार्गव जी। भार्गव जी, आपकी आवाज मिस हो रही है। हेलो। बहरहाल भार्गव जी का आवाज हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि उनके आवाज आते तक, जैसा कि आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकार का जो फंडामेंटल राइट की बातें उन्होंने कही है, ये हमारे संविधान को जानने और समझने की जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान में फंडामेंटल राइट के बहुत मायने हैं और इसी के आधार अधिकार के तहत अ, लोगों को स्वतंत्रता मिलती है कि वो अ, अपनी आवाज़ को रख सकें, अपने अधिकार को रख सकें और अ किसी भी प्रकार की धरना प्रदर्शन और विचार अभिव्यक्ति की जो बातें आती हैं वो फंडामेंटल राइट में आते हैं और इसको वो कर सकते हैं। ये संविधान हमें क्राइटेरिया देता है, ये अधिकार देता है और यही कारण है कि आज इस मौलिक अधिकार को भी लोग दबाने की कोशिश करते हैं और हक अधिकार की बात करने वालों के ऊपर में विभिन्न प्रकार की कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं। जी, श्यामलाल भार्गव जी, अपनी बात पूरी करें। जी। हाँ हाँ सर, ये थोड़ा कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया था लग रहा है। जी, जी, बातें पूरी करें सर। ठीक। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था कि आर्टिकल 13 हमारे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करने का महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जी। इस आर्टिकल में 1950 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी कानून बने हुए हैं, पहले कानून तो थे, अंग्रेजी का हुकूमत था। अंग्रेजों ने इंडिया एक्ट 35 बनाया था 1935। कानून से ही देश चल रहा था। लेकिन वो कानून जो हमने 1950 के बाद में जो बनाया है उसका कंफर्टेबल होना चाहिए और जो जो भाग हमारे फंडामेंटल राइट जो हमने बनाया है 1950 से उससे उल्लंघन करता है तो वो भाग शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो प्रभाव में नहीं रहेगा। एक तो ये आर्टिकल है। दूसरा, उसी में क्लास 2 में लिखा है कि संविधान लागू होने के बाद जो भी आर्टिकल, जो भी एक्ट बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे इस देश के अंदर में, वो सारे के सारे कानून फंडामेंटल राइट को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। कोई भी कानून फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये क्लास 2 में कहा गया है। और जितनी भी भाग हैं जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं, वो उतना भाग जो है वो शून्य घोषित हो जाएगा। इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ
वो कह रहा है। जी, आपकी आवाज आ रही है, सब बोले। आवाज आ रहा है? जी, आवाज आ रही है, आप बात करें, आपकी वीडियो बंद हो गई बस। हाँ हाँ, तो इसके लिए दो डॉक्ट्रिन बने हुए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अगर कानून किसी सरकार ने बनाया किसी एक्ट के संबंध में, किसी आर्टिकल के संबंध में, और उसका कोई भी एक लाइन या एक भाग वो फंडामेंटल राइट के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उतने ही भाग को काट करके अलग कर दिया जाता है। ये सीवियर एबिलिटी, जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और किसी का ऑपरेशन होता है, तो जहां पर बीमारी है, जिस शरीर के अंग में जहां पर बीमारी है, उतने ही भाग को काट करके अलग कर दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो जो पॉइंट या जो जो शब्द, जो जो बिंदु जो हमारे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन करता है, उस भाग को काट करके अलग कर दिया जाता है, और बाकी जितने भी उसके और भाग हैं वो फंडामेंटल राइट के ये में रहते हैं, पक्ष में रहते हैं, वो लागू होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भी कानून बना और कंप्लीटली वो जो है फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन में है, तो सारे के सारे कानून को, जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, छुपा दिया जाता है, चंद्र ग्रहण छुप जाता है, सूर्य ग्रहण छुप जाता है, उसी प्रकार से वो सारे के सारे कानून को मिटा दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए ओमिट हो जाता है। जब जब ऐसा समय और परिस्थिति आता है कि ये जो कानून अभी जो बना है इसकी उपयोगिता जायज है, तो तब उस कानून को पुनः लागू कर दिया जाता है। जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण एक समय के बाद में छट जाता है, फिर प्रकाशमान हो जाता है, इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण जो है एक थोड़े से समय तक के लिए रहता है, फिर वो हट जाता है, तो फिर से जो है सूर्य का प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है पूरा दुनिया। तो इस प्रकार से जो कानून बनाए जाते हैं उसके सारे के सारे भाग को मिटाया नहीं जाता है, उतना ही भाग को मिटाया जाता है या ओमिट किया जाता है जितना भाग जो है फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में बना हुआ है। अब कानून क्या है? क्लास 3 में बताया गया है, आर्टिकल 13 के क्लास 3 में बताया गया है कानून क्या है। कानून के अंदर में आपका अध्यादेश है, नियम है, विनियम है, आदेश है, विधि है, उपविधि है, रूढ़ी है और ये प्रथा है। ये सारे के सारे जो है कानून के अंतर्गत आते हैं, जिससे हम लोग शासित होते हैं, पूरा भारत की जनता शासित होता है। रूढ़ी और प्रथा पे हमारे लोगों को बहुत शंका होता है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। रूढ़ी प्रथा कहने से वो हर रूढ़ी प्रथा गलत है ऐसा नहीं है, हम उस पर शासित होते हैं। हर रूढ़ी प्रथा हमारे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में नहीं है। बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो आज हमारे फंडामेंटल राइट के पक्ष में है, तो वो फंडामेंटल के राइट के पक्ष में है, वो रूढ़ी हो या प्रथा हो, वो सब जो है संविधान में कानून के रूप में लागू है। जैसे हम लोग मैरिज करते हैं, सामाजिक शादियां करते हैं, ये प्रथाएं हैं, हमारी रूढ़ी प्रथा है, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन संविधान इसको मान्यता देता है। ये फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में नहीं है, ये फंडामेंटल राइट के पक्ष में है, लोग व्यवहार, सदाचार और स्वास्थ्य बनाए रखने के पक्ष में है। तो हमें रूढ़ी और प्रथा को भी समझने की जरूरत है। हर रूढ़ी प्रथा जो है एक फंडामेंटल राइट के विरोध में नहीं है। जो जो विरोध में है, जैसे रूढ़ी प्रथा में विरोध में क्या है? बाल विवाह,
ये सदियों से चला आ रहा था। बाल विवाह को खत्म कर दिया गया है। ये हमारे मौलिक अधिकार के उल्लंघन में है। इसी प्रकार से विधवा विवाह नहीं करना, ये सदियों से चला आ रहा था। तो अब विधवा विवाह को जायज बनाया गया है। ये भी एक रूढ़ी प्रथा है, इससे भी हम शासित होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से सारे रूढ़ी प्रथा जो है लागू है। जो जो रूढ़ी प्रथा हमारे मौलिक अधिकार के उल्लंघन में है, उसको जो है शून्य घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार से ये कहा गया है कि जो भी सरकार है फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में कानून नहीं बना सकता है। लेकिन एक मामला बीच में आया था। वो मामला क्या था? जब संविधान लागू हुआ हमारे देश के अंदर में 1951 में, 1951 में, तो 1951 में एक कानून लागू किया गया समता के अधिकार के तहत, आर्टिकल 14 के तहत। उसमें आर्टिकल 14 में ये अधिकार दिया गया है, समता के अधिकार के अंदर में राज्य किसी व्यक्ति के साथ में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण देगा। ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 का समता का अधिकार का मूल अधिकार है। इसके तहत जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, या आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं, जिनको पढ़ने लिखने का सदियों से सुविधाएं नहीं थी, वो पढ़ाई लिखाई में पिछड़ गए थे, ऐसे वर्गों के लिए जब संविधान लागू हुआ इस देश के अंदर में, तो कुछ कुछ राज्यों ने विशेष प्रावधान करना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की शुरुआत हुई। नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 46 में ये कहा गया है, लिखा है कि जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो समाज के लोग हैं, उनके उन्नति के लिए राज्य विशेष व्यवस्था करेगा, विशेष रूप से कानून बनाएगा। उस कानून के तहत कुछ कुछ राज्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन लागू किया। लेकिन रिजर्वेशन लागू होते ही कुछ लोगों को लगा कि ये तो हमारे बच्चों के मौलिक अधिकार के साथ उल्लंघन हो रहा है, और उन्होंने कोर्ट गया। चंपकम दोराई राजन मद्रास राज्य का एक घटना है। उन्होंने कहा कि ये आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन देते हो, तो हमारे जो बच्चे हैं, जो सवर्ण के बच्चे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उनको आप स्पेशल प्रावधान उनके लिए नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट उस जमाने में संविधान को समझता भी नहीं था ठीक ढंग से। जब समझता नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान का जो जजेस है, उसने कहा कि भाई ये तो रिजर्वेशन का मामला, ये तो नीति निर्देशक तत्व है, और नीति निर्देशक तत्व को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और ये समता का अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कोर्ट में चैलेंजेबल है, तो हम तो मौलिक अधिकार के पक्ष में जाएंगे जी, नीति निर्देशक तत्व के पक्ष में नहीं जाएंगे। और चंपकम दोराई राजन को जीत हासिल हुआ था, और जीत हासिल होते ही संविधान हारा था उस समय। जीत हासिल होते ही जो शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं, जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा था स्कूल कॉलेज में, वो एकाएक बंद कर दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जीवित थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला तो एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कहा उन्होंने, और जजेसों को कहा, वकीलों को भी कहा कि जो जजेस ये फैसला दिया है, उस जजेस को संविधान के स्पिरिट की ज्ञान नहीं है, संविधान की भावना की ज्ञान नहीं है, उसको संविधान के भावना के अनुरूप ये फैसला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था।
संविधान का भावना यह है कि जो आर्टिकल 14 में जो हमने कहा है विधियों के समान संरक्षण, यानी जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से नीचे चले गए हैं, पिछड़ गए हैं, ऐसे लोगों को समता के स्तर तक पहुंचाना है। तो कानून क्या होना चाहिए? कानून फॉर्मल नहीं होना चाहिए, कानून एक्सटेंटिव होना चाहिए। यानी कानून की जो व्याख्या है वो सरसरी तौर पे सामान्य तरीके से नहीं करना है, हमें समता की ओर ले जाना है। इस देश को हर व्यक्ति को समता के लेवल पे पहुंचाना है, तब कानून को सब्सटेंटिव तरीके से लागू करना होगा और कानून की व्याख्या करना होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्सटेंटिव और फॉर्मल में क्या फर्क है, दोनों में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कैसे कैसे लोगों को अधिकार दिया जाता है। मान ली जाए 2 व्यक्ति हैं और आपके पास में 4 रोटी है। एक व्यक्ति अच्छा मोटा तगड़ा है, खाता पीता है, तंदुरुस्त है, और एक व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, जिसको भूख बहुत ज्यादा है, वो भूखा है, सदियों से भूखा है। अगर फॉर्मल तरीके से आप 4 रोटी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2 रोटी, 2-2 रोटी बांट देंगे। मोटा तगड़ा व्यक्ति को भी 2 रोटी देंगे और जो दुबला पतला व्यक्ति है जिसको रोटी की ज्यादा जरूरत है उसको भी आप 2 रोटी देंगे। लेकिन अगर इसको सब्सटेंसिव तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 4 रोटी का, तो आपको यह देखना होगा कि जो मोटा तगड़ा व्यक्ति है उसको अगर मैं 2 रोटी देता हूं तो उसको 1 रोटी की भूख है, 1 रोटी उसका फेंका जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और अगर दुबला पतला व्यक्ति है उसको मैं 2 रोटी देता हूं तो उसको 3 रोटी की भूख है, वो भूखा रह जाएगा। तो जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, यह सब्सटेंटिव जो व्याख्या है किसी संविधान का, कानून का, नियम का, वो ये कहता है कि जिसको 1 रोटी की जरूरत है उसको 1 ही रोटी दिया जाए ताकि दूसरा रोटी वेस्ट ना हो, खराब ना हो। और जिसको 3 रोटी की जरूरत है उसको 3 रोटी दिया जाए ताकि वो भूखा ना रहे। और वो व्यक्ति भी भूखा ना रहेगा तो धीरे धीरे अपने शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति में सुधार करके जो देश की जो जो महत्वपूर्ण, जो जरूरी जो चीजें हैं उसमें वो शामिल हो सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोगों को आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इसको बहुत गंभीरता से सोचने, समझने और जानने की जरूरत है। आर्टिकल फिर बाद में जब ये व्याख्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये व्याख्या किया, जजेस को ये भी कहा कि हम जो है, ठीक है आप जजेस हो, आपने फैसला दिया है, आपको अधिकार है, हम मानेंगे, लेकिन हम ऐसे फैसले का इज्जत नहीं करेंगे। ये ऐसा फैसला हमें एक्सेप्ट नहीं है। उन्होंने कहा था अपने भाषण में। इस भाषण का बड़ा प्रभाव हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सोचना पड़ा और उन्होंने आर्टिकल 15 में फिर क्लास 4 जोड़ा और क्लास 4 जोड़ करके जो आर्टिकल 368 में जो संशोधन को ये लोग जो है अनवैलिड करने की कोशिश किए थे जी, अवैधानिक बनाने की कोशिश किए थे, उसको आर्टिकल 14 के क्लास 4 में ये जोड़ा गया कि जो फंडामेंटल राइट है वो जो डीपीएसपी में जो बातें लिखी हुई है उसके हक के लिए अगर फंडामेंटल राइट में कोई भी कानून बनाया जाता है उस पर जो है आर्टिकल 13 का कोई भी नियम कानून जो है बाध्य नहीं करेगा, ये लिखा गया जी। तो
ठीक है कुरे साहब, ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, जी आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये तो नहीं नहीं मुझे जी जी, बहुत दिखाई नहीं दे रहा बहुत है। शुक्रिया। मैं हमारा कार्यक्रम का समय भी हो गया और हमारे आज विभिन्न प्रकार के जो साथी है या गेस्ट हैं वो भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो आज की इस परिचर्चा को हम यहीं विराम देने से पहले मैं चाहूंगा कि दोबारा आप आज की इस परिचर्चा को सारांश में और सारगर्भित रूप में अपनी बात रखें, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी हाँ ठीक है सर, मैं सारगर्भित रूप से बस इतना ही कहना चाहूंगा जी। कि कानून जो है ना, हम्म। वो शब्दों के इंटरप्रेट पर ही चलता है। जी शब्द जी इंटरप्रेट होते हैं बिल्कुल कानून सर, में। बिल्कुल। जी कोई भी शब्द है वही इंटरप्रेट होता है। तो हाँ अगर आपको संविधान को बचाना है, जी अगर देशवासियों को अपने मौलिक अधिकारों को लेना है, तो शब्दों के जो जाल है, कैसे शब्दों का इंटरप्रेट होता है, जी उसको गंभीरता से सोचने समझने की जरूरत है। और जी वो बिल्कुल धीरे सर। धीरे करके संविधान को पढ़ते जाएंगे। हम्म। अब कोर्ट में जो जो व्याख्याएं हुई है, अभी तक के जो संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए हैं, हम्म। उसमें जो जो डिसीजन हुआ है, उस पर भी गंभीरता से उसको अध्ययन करने की जरूरत है, चिंतन मनन करने की जरूरत है। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोगों ने जी मुझे मौका दिया, सुना, इसके जी लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया श्यामलाल भार्गव साहब, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर। जो आर्टिकल 12 है, इसमें मौलिक अधिकार को लेकर काफी विस्तार से श्यामलाल भार्गव साहब ने आज की परिचर्चा पर बात रखी है। आने वाले समय में हम विस्तार से बुद्धिजीवियों को बुला करके फिर से इस अगली कड़ी में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं श्यामलाल भार्गव जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि संविधान की इस हेलो। एपिसोड महत्वपूर्ण। जी, हाँ आपकी कुरे जी। आवाज आ रही? हाँ सर। हाँ कुरे सर, हाँ आखिरी में एक बात और कहना चाहता हूँ। जी बोले सर। हमको एक एक आर्टिकल पे बार बार डिबेट करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल। सारे व्याख्याएं निकलती है एक एक आर्टिकल पे। एक एक जी आर्टिकल पे जितनी ज्यादा एपिसोड हम बनाएंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट जी होगा समाज बिल्कुल को। सर, तो ये बिल्कुल ना सर। कहें कि हमने आज आर्टिकल 12 पर बात कर लिया या मौलिक अधिकार पर बात कर लिया तो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो हर कल वक्ता चलता जो रहेगा। है अपने अपने ढंग से हर बार अलग अलग तरीके से लोगों को समझाएगा, और अलग बिल्कुल अलग सर। बातें उसमें निकल के आएगी। बहुत सारी बातें हम्म। निकल के आएगी। बिल्कुल सर। तो ठीक है, वो बार बार करिए इसको। आप जो है जैसे प्रियम्बल पर हम्म बात करना है, हम्म। तो प्रियम्बल पर भी बार बार आप लोग प्रियम्बल जो इस हमारे भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, जी मूल ढांचा है, इस पर भी हम्म। बार बार उसके एक एक शब्द पर व्याख्या कीजिए। तब बिल्कुल सर, जाकर बिल्कुल। के जो आज के जमाने में जो चल रहा है, विवाद चल रहा है और विवाद खड़ा करते हैं, उस पर हम्म। हमारा दिमाग, हमारे लोगों का दिमाग क्लियर होगा और वो ठीक से समझ पाएंगे। जी ठीक है साहब। जी, बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी, आपने बहुत ही अच्छी बातों को कोट करते हुए आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखा है। मैं आपका स्पेशल धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने आज की इस परिचर्चा पर महत्वपूर्ण विचार रख करके हमारे दर्शकों तक काफी विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आने वाले एपिसोड में फिर से हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सतनाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा फतेह, वाहेगुरु जी की जी, खालसा फतेह। सभी जय जोहार, दर्शकों से जय हिंद। गुजारिश है कि हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी राय और प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद सभी का।